वित्त मंत्री दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा में बजट पेश करेंगी और इस बजट से पूरे प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं अभी यहाँ पर कार्यालय में हूँ। ये जो जयपुर इलेक्ट्रिकल्स डीलर्स एसोसिएशन है, एक काफ़ी बड़ा एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो एक बड़े ट्रेड के लोग हैं, ये इनसे जानेंगे कि इनके ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार का बजट कैसा होना चाहिए। हमारे साथ में आप बैठिए सर, बैठ जाइए आप। तो ये संरक्षक हैं, थोड़ा इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, इसलिए ये खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम विजय है, मैं विजय ट्रेडिंग कंपनी से हूँ। बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल का जो सबसे बड़ा अफेक्ट रहता है आम पब्लिक के पार होता है। इलेक्ट्रिकल वायर है, केबल है, स्विचेज है, लाइटिंग है, पंखे हैं, अप्लाइंसेज है, तो इस पर मैक्सिमम 18% टैक्स है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से इसको 18 से करके या तो 9 करें या 12 करें, क्योंकि सारी आर्थिक पोजीशन घर की आर्थिक पोजीशन सारी इसी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे एसी है, फ्रिज है, इन पर 28%, उसको भले ही वो 28 रखें क्योंकि वो लग्जरियस आइटम, बट एक जनरल पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिकल के अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल, स्विचेज है, इसको 18 से करके गवर्नमेंट या तो 6 करे, 9 करे, कम से कम आम आदमी को राहत इसी से मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी मांग हमेशा से रहती है कि जो आम उपभोक्ता की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए और जो करों का भार है उस पर कम होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अल्मेजर कंपनी से हूँ, वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है। मैं इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ही काम करता हूँ। पर इलेक्ट्रिकल में ये जीएसटी के कारण से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितने कि हमारा आइटम नहीं उसी के बराबर की हमारी जीएसटी लग जाता है। इसलिए कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता है। कई बार उसको कंज्यूमर लेने में थोड़ा इज्जत होती है, उसको सोचता है कि मैं लूँ कैसे लूँ, क्योंकि आज एमसीबी की रेट है, मार्केट की रेट है आपकी एमसीबी की 100 रुपये, उस पर 18% जीएसटी लग गया, आपका 118 रुपये हो गया। उसके लिए वो बहुत उसको नुकसान होता है। चाहे किसी भी आप इंडस्ट्री इक्विपमेंट में लो, उसको बहुत नुकसान होता है कई बार उसको। जीएसटी को लेकर बहुत सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया है समय समय पर, उसको काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी समस्या बरकरार है। बिल्कुल अभी समस्या बरकरार है सर। इलेक्ट्रिकल में तो खास तौर से बरकरार है। इसका रिड्यूस करके कम से कम 5 या 12 कर देना चाहिए, जिससे क्या आम पब्लिक को इससे राहत मिलेगी सर। तो ये समस्या है जो अभी भी बनी हुई है। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनसे जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर हैं, उनको ये परेशानी अभी भी होती है। आप बताइए सर, किस तरह का बिजनेस है आपका? मैं भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही हूँ, ओरिएंट कंपनी से। और सेम प्रॉब्लम वही है कि अगर एक 50 रुपये का कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है तो उसके ऊपर 18% का आपका जीएसटी है। अब जीएसटी हाई होने के चक्कर में आप देखिए कि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल रहा है, बट एक जो मार्केट रोटेशन बनना चाहिए, अगर टैक्सेशन की वैल्यू कम होगी तो चीज़ें और इम्पैक्ट नीचे आएगा एमआरपी का प्लस आपका परचेजिंग का। सो डेट्स वाई जहाँ तक है लाइटिंग का ट्रेड पहले 12% पे था, जो बढ़ा करके गवर्नमेंट ने उसको 28% किया था बीच में। फिर एक झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में वो ड्यूस होकर के 18% पे आया। अभी भी ये है कि 5% पे ये ट्रेड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ डे बाई डे ये ट्रेड चाइनीज़ कंपटीशन की वजह से डी ग्रोथ में ज़्यादा जा रहा है और टैक्सेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। सो डेट्स वाई इसको रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो जीएसटी का जो कार्य क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो जीएसटी काउंसिल उसके लिए बना दी गई है, लेकिन राजस्थान सरकार भी उसमें अपना प्रतिनिधित्व रखती है। तो जब काउंसिल की बैठक हो तो राजस्थान सरकार की ओर से ये जो डीलर हैं इनकी बात उठाई जा सकती है। आप बताइए। मैं दीपक कुमार अग्रवाल, जयपुर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में महामंत्री के पद पर हूँ। जीएसटी की बात तो सभी लोगों ने उठाई दी है। इसके साथ साथ मेरा वित्त मंत्री से केवल एक ही अनुरोध है कि जो व्यापारियों के लिए जो एक समस्या आती है, जो छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं, चेक डिसऑनर की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा राजस्थान सरकार से ये विशेष अनुरोध है कि इसके ऊपर कोई एक सख्त कानून का प्रावधान किया जाए, जिससे कि चेक डिसऑनर होने में कमी आए। और साथ ही साथ मैं ये भी मेरी गुजारिश है राजस्थान सरकार से, हालांकि ये केंद्र सरकार का मैटर है, न्यायालय का मैटर है, कि जो चेक से डिसऑनरित संबंधित जितने भी मामले हैं बहुत ही ज़्यादा लंबित हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो व्यापारी परेशान हो जाता है और वो माल बेचने के बाद उसको भुगतान उसको समय पर ना मिले और चेक तो इस तरीके से मिल जाता है जैसे कोई कागज़ का पन्ना। तो इसकी कोई ना कोई व्यवस्था स्पेशल होनी चाहिए
राजस्थान सरकार द्वारा कुछ इसमें प्रावधान किए जाने चाहिए। तो ये ट्रेड की तरफ से बहुत कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है कि चेक बाउंस होना एक बड़ी समस्या है, और कई बार जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए डीलर होते हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि उनका फंड, उनके पास जितना कैपिटल से वो बिज़नेस शुरू करते हैं वो उलझ जाता है, और चेक बाउंस होने में वो उलझ जाते हैं, ज़्यादा लिटिगेशन में फंस जाते हैं और अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते। थोड़े से देरी से पहुँचे हैं अध्यक्ष हैं, हालांकि पहले जल्दी पहुँचना चाहिए था। मुकेश इंदौरिया जी, ये डाके। मुकेश जी, आप इतने बड़े इसको लीड कर रहे हैं एसोसिएशन को, आप बताइए कि आपका जो ट्रेड है किस तरह आगे बढ़े, राज्य सरकार के लिए क्या कर सकती है इस बजट में? देखिए सर, व्यापार के अंदर सरकार जितना टैक्स का सरलीकरण करेगी और इजी गोइंग अप्रोच तक व्यापारी के हित में रहेगा। जहाँ तक से सुगमता का सवाल है, आप इस चीज़ को देखिए कि वर्तमान में GSTRN 1 और 2 इसमें 2 कैटेगरी डिफाइन की हुई है। 1 करोड़ के टर्नओवर वाले को पहले GSTR उनको 3 महीने की लिबर्टी मिल जाती है, और जिनका 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनको हर महीने रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो जो टैक्स का इनपुट है उसको 3 महीने तक का डबल इन्वेंट्री GSTRN की व्यापारी के पास में आ जाती है। इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि कम से कम दोनों की सिमिलरिटी एक साथ कर दे, ताकि इसमें व्यापारियों को असुविधा नहीं हो, और जो व्यापारी की पूंजी है वो कम से कम उसके व्यापार में रोटेट हो, ना कि टैक्स के लिए वो सरकार के खाते में जाके वो डंपिंग यार्ड की तरह वो हमारा पैसा वहाँ चल जाता है। तो एक बड़ी समस्या है कि पूंजी डंप हो जाती है, व्यापार आगे नहीं बढ़ता। राज्य सरकार को कोई इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि इसकी वजह से जो व्यापारी है, ट्रेडर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका ये जो पूंजी है इस तरह से वो रुके नहीं। यहाँ पर अभी कुछ और भी पदाधिकारी आए हैं। मैं अपने कैमरामैन मोहन जी, आप इधर आइए, इधर से शायद इनसे बात करूँ। आप बताइए सर, आप क्या बिजनेस करते हैं? सर, मेरा पाइप का बिजनेस है न्यू आतिश मार्केट में, और हमारे सामने भी वही समस्या है कि हमारा फंड समय पे नहीं आ पा रहा। हम लोग PDC चेक पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट ही समय पे नहीं मिल पा रहा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसके लिए वो हो रही है हम लोगों को। सरकार क्या कर सकती है इसमें? सर, जैसे आउट ऑफ इंडिया में क्या है कि चेक बाउंस होने के बहुत टाइट नियम है। पहली बात, चेक बाउंस ही नहीं होता वहाँ, एक चेक काम करता है एज ए DD। हमारे यहाँ चेक का मतलब है कि कोई भी व्यापारी 10-20 चेक काट के आसानी से दे देगा। तो कम से कम चेक का पेमेंट समय पे हो जाए, और गवर्नमेंट इस पे नियम बना दे कुछ टाइट कि चेक एज ए DD काम करे, तो इस समस्या ही नहीं होगा। एक व्यक्ति का एक अकाउंट हो कम से कम। अभी तो क्या हो रहा है, एक व्यापारी के 10-10 अकाउंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं। फेयर बिजनेस होना जरूरी है। यदि हम राजस्थान के विकास की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस है उसमें पारदर्शिता हो, स्वच्छता हो, इसकी प्रयास किए जाने चाहिए, और सरकार को इसकी जिम्मेदारी है। आप, क्या नाम है सर आपका, क्या बिजनेस करते हैं आप? अशोक कुमार गुप्ता, मेरा भी पाइप का बिजनेस ही है। आप बताइए किस तरह से सरकार आपकी मदद करे ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े? भाई, इसमें यही है कि या तो हर आदमी का एक ही करंट अकाउंट हो, ऐसा नहीं कि जगह जगह बैंकों में हो, तो उससे क्या है कि कम से कम ये तो पता रहेगा कि एक बैंक में पैसा आ रहा है। और दूसरे ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा में भी हमें वो मिलना चाहिए। हमारा जैसे पाइप 10 फुट का होता है, और गाड़ियाँ होती हैं सब 8 फुट की, 7 फुट की, 9 फुट की, तो गाड़ियों को या तो उनको क्लियरेंस देनी चाहिए, भाई आप पाइप ले जा सकते हो, उनके हमारे क्या डेली चालान करते हैं। ये एक व्यवहारिक सी समस्या है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो सिटी में ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ये दिक्कत आती है कि जो गाड़ियाँ, आपका माल नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए ये पुलिस का, प्रशासन का काम है, या किस तरह से आपको तकलीफ होती है? नहीं, ये डिपार्टमेंट से उनको या तो पाइप के लिए परमिशन दें कि भाई 10 फुट का पाइप आप कैरी कर सकते हो, तो उसमें क्या गाड़ियों के चालान वगैरह नहीं हो, तो हमें उसकी सहूलियत रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल गुप्ता नाम है, विजय इलेक्ट्रिक सर्विस से। अच्छा, हम क्या बिजनेस है आपका? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, अच्छा, और ट्रेडिंग भी है हमारा, इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग है। तो हमारा मेन तो ये है कि GST से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जो सर ने बताई थी, इंदौरिया जी ने, कि GSTR 1 का इनका थोड़ा प्रॉब्लम था। उसमें क्या होता है कि अब सामने वाला का हम रिटर्न भर देते हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कई बार हमारे यहाँ इनपुट नहीं बोलता ITC का, सामने वाला का भी नहीं बोलता है, तो उसका हमको तो टैक्स जमा कराना पड़ता है ITC। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें कुछ करे,
आईटी से संबंधित। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप बताइए। आप जो अभी अनिल जी ने जो जीएसटी से संबंधित बात बताई, इसमें एक्चुअली मुकेश जी ने भी ये पॉइंट उठाया था कि 1 करोड़ का टर्नओवर और उससे ज़्यादा के जो टर्नओवर वाले लोग हैं वो 3 महीने में रिटर्न भरते हैं और बाकी लोग हर महीने रिटर्न भरते हैं, तो 3 महीने तक जीएसटी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसमें या तो हर महीने का सिस्टम बने जीएसटी का सभी का, तो उसमें इनपुट टाइम पे मिल पाए। और एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं मार्केट में कि जो जीएसटी की रिटर्न ही फाइल नहीं करते। और वो जो जीएसटी का भार है वो क्रेता के ऊपर आता है जो माल खरीदता है। तो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जिसने माल खरीदा है उसने तो जीएसटी चुका दिया, लेकिन जिसने माल बेचा है वो अगर जीएसटी की रिटर्न नहीं भरता है और जीएसटी नहीं चुकाता है तो इसमें माल खरीदने वाले की क्या गलती है? जबकि सरकार द्वारा जीएसटी के अधिनियम में ये सिस्टम प्रावधान है कि अगर आपने माल खरीदा है तो आपको इनपुट जब तक नहीं मिलेगी जब तक वो सामने वाला आदमी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो मुझे तो ये पता नहीं कि मैं जिस आदमी से माल खरीदने जा रहा हूँ वो रिटर्न भर रहा है या नहीं समय पर, या तो मैं उसके वही खाते पहले चेक करूँ उसके बाद माल खरीदूँ। तो ये इसमें प्रावधान ये आना चाहिए कि इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो आदमी रिटर्न नहीं भर रहा है उसमें कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ना कि खरीदार को। यानी जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसके अकाउंटिंग की भी रिपोर्टिंग हमें ही रखनी है कि वो प्रॉपर रिटर्न टाइम टू टाइम भर रहा है या नहीं भर रहा है। कम से कम जीएसटी सरकार हमसे ले रही है, हम तो सरकार को जीएसटी कलेक्शन करके दे रहे हैं, तो कम से कम सरकार की ये नैतिकता बनती है कि सामने वाला पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसकी रिटर्न टाइम टू टाइम सरकार में डिपार्टमेंट में सबमिट हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी ऑडिट तो सरकार को करनी चाहिए। आप सपोज कीजिए मैंने आपसे माल खरीद लिया, मैंने आपको टैक्स का पैसा भी दे दिया और आपने रिटर्न ही सबमिट नहीं करी सरकार पे, तो वो पेनल्टी भी मेरे ऊपर है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि के अंदर एक न्यूज आई थी जिसके अंदर धोखाधड़ी से आधार कार्ड बन रहे थे और जीएसटी का बेनिफिट फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो इन सब गतिविधियों को देखते हुए जो सही व्यापारी है उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो कम सरकार इसमें सख्ती बरते और जो जिनका रिटर्न टाइम है टाइम टू टाइम जा रहा है उनको लिबर्टी दे और जो फ्रॉड व्यापारी हैं उन पे काम करे, कार्रवाई करे। तो ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इसको सख्ती से सरकार को पेश आना चाहिए इस विषय पे। तो ये ट्रेडर हैं बेसिकली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, औद्योगिक निवेश की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, लेकिन उन तमाम कंपनियों को, उन प्रोडक्ट्स को उपभोक्ताओं तक, बाजार तक पहुंचाने का यही लोग काम करते हैं। यदि इनकी समस्याएं दूर होंगी तो व्यापार आगे बढ़ेगा, लोगों को राहत मिलेगी और इनके साथ में बहुत सारा एक सप्लाई सिस्टम, एक चेन जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस पूरे नेटवर्क की वजह से, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके माध्यम से मिलता है। तो इनकी जो समस्याएं हैं ये हमेशा से उपेक्षित ये वर्ग रहता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े जो एसोसिएशन होते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, औद्योगिक एसोसिएशन है, सरकार से वो अपनी मांग मनवाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी मांगे कई बार सरकार अनसुनी कर देती है, ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये यहाँ पर जो जेडा है, जयपुर इलेक्ट्रिकल्स डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पहली बार इस तरह से बजट के इस कार्यक्रम में ये भाग ले रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा और ये कुछ आप इसके आपके ट्रेड के अलावा भी आप, क्योंकि एक नागरिक भी हैं राजस्थान के, आप क्या राजस्थान सरकार से चाहते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़े, क्या करें इस बार बजट में? सर बजट में जैसे अभी 3-4 चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया। एक था जीएसटीआर का। जीएसटीआर तो हम लोगों को रिफंड टाइम से मिलना ही चाहिए। एक हम लोगों इसकी बात बहुत हो चुकी है, रिफंड की बात। अब थोड़ा सा ट्रेड से अलग हटके भी कुछ बात कर सकते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या बिजनेस करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे हम कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं।
हम कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूं एक सरकार एक तरह की कमेटी बनाए, क्योंकि हर तरह के बिजनेस से रिलेटेड सरकार बजट निकालती है, रेलवे का, एजुकेशन का, मेडिकल का, बिजनेस का। एनवायरनमेंट के लिए क्या बजट सरकार निकालती है? अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये परिचर्चा जारी रहेगी। इसके बाद आपका स्वागत है। जयपुर इलेक्ट्रिकल्स डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच आगामी बजट पर ये चर्चा हमारी जारी है, और इसके अगले भाग में हम और बात करेंगे कि अभी तक हमने ज़्यादातर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी जो समस्या है, ख़ासतौर से इसमें एक बड़ी समस्या आई थी जीएसटी की, और इसके साथ साथ चेक बाउंस होने की, जिसकी वजह से पूंजी फंस जाती है इन तमाम जो व्यापारी हैं उनकी। तो सरकार को कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे चेक बाउंस या इस तरह के जो पेमेंट डिले पेमेंट है उसका कोई कानून हो, तय प्रावधान हो, और जिसकी वजह से इनको परेशानी ना आए। तो ये अलग बात है, लेकिन अब हम बात करेंगे क्योंकि ये सभी डीलर राजस्थान के नागरिक भी हैं, इस राजधानी जयपुर के नागरिक हैं, इनसे और भी बात करेंगे और भी मुद्दों पर कि ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 5 साल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मुहिम की शुरुआत की है, लेकिन उन्होंने यहाँ जयपुर जब प्रवास था तो ये भी कहा था कि विकसित भारत का जो रास्ता है राजस्थान होकर गुजरता है। तो राजस्थान उसमें किस तरह से अपनी भागीदारी निभा सकता है, इस पर बात करेंगे। और ये तम यहीं से मुकेश इंदौरिया जी से शुरुआत करते। मुकेश जी, कैसे राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और क्या सरकार की ओर से नई नीति निर्धारण करने चाहिए? देखिए, जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत का, मैं समझता हूं कि इस एजेंडे को लेके हर व्यापारी को और हर नागरिक को मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है, आज इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर जिस तरीके से सेज एक इकोनॉमिक जोन जो बना रही है, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि मार्केट को मटेरियल की फंडिंग करता है या माल देता है, वो अभी बिखरा हुआ है जयपुर के अंदर। तो कम से कम सरकार को इस तरीके की कोई योजना लेके आनी चाहिए कि उस योजना के तहत जयपुर के जितने भी बड़े डीलर्स हैं जो सभी छोटे रिटेलर्स को माल देते हैं, वो एक क्षेत्र में आ जाएं। उससे क्या होगा कि सभी रिटेलर्स को इजीली एक ही क्षेत्र में माल मिल जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा, और सभी जो अभी आप देखते हैं वॉल सिटी के अंदर ट्रैफिक जाम की या गोदामों की जो समस्याएं हैं उससे भी निजात मिलेगी। तो वेयर हाउस की एक योजना सरकार को लाना चाहिए ताकि बड़े व्यापारी जो भी हैं वो इन हाउस एक ही कैंपस के अंदर अपना सारा स्टॉकिंग और माल सप्लाई का काम कर सकें। हालांकि एक बड़ा मुद्दा अभी भी जारी है कि वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ये इंडस्ट्री की तरफ से मांग है, लेकिन सरकार अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब इसका एक समाधान ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो आबादी में आ चुके हैं, जो पुराने 40-50 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे 22 गोदाम है, मालवीय नगर एरिया है, और भी इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर माइक्रो वेयर हाउसेस बनाए जा सकते हैं ताकि वहाँ से शहर में ये सप्लाई की जा सके। आप बताइए, इसके अलावा भी आप सड़क, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी सारी बातें कानून व्यवस्था की भी यहाँ कर सकते हैं। आप व्यापारी होने के साथ साथ एक इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बजट में? सर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी हैं सर, उन पर गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, कुछ सब्सिडी वगैरह इस तरीके की। सब्सिडी के लिए क्या करते हैं, ईवी व्हीकल वाले जो होते हैं डीलर, वो बोलते हैं हम आपको दे देंगे, लेकिन वो टाइम से नहीं पहुँचती है। तो क्या है, जिसने ईवी व्हीकल खरीदा है वो फिर उसके लिए सफ़र करना पड़ता है उसको बार बार। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए स्कीम्स वगैरह रखे जिससे ईवी व्हीकल को थोड़ा सा प्रमोट मिले और लोग बाग उसको खरीदें। ये आपने मेरी भी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैंने 1 साल पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी, 1 साल हो गया और उसकी सब्सिडी अभी तक नहीं आई है। कुछ 50,000 रुपये कुछ आने थे वापस, तो ये अलग बात। आप बताइए क्या होना चाहिए बजट में? बजट में मेन तो क्या है, अभी इन दिनों में जैसे पानी की बड़ी समस्या है। 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो पानी की आ रहा था, आज बिल्कुल उससे प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो पानी का प्रेशर घरों में बिल्कुल ही नहीं आ रहा आजकल। पानी की तो बहुत ज्वलन समस्या होने जा रही है। किस एरिया की बात करें? मानसरोवर पूरा जी, मानसरोवर में पानी की समस्या है जी, बहुत समस्या। मानसरोवर तो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल, इसीलिए तो परेशानी आ रही है। परेशानी है। तो मुख्यमंत्री
जी तक ये बात शायद पहुंचेगी और आपकी पानी की समस्या भी दूर होगी। आप बताइए कि क्या बजट में आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि हम एक आम नागरिक के तहत जयपुर के अंदर यातायात की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है और सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यातायात विभाग द्वारा सप्ताहों के कार्यक्रम होते हैं, यातायात सप्ताह ये वो, लेकिन उनका नतीजा जीरो। तो कुछ इस तरीके से व्यवस्था करें कि सारे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर कैमरे लगवाए जाएं और मैं तो ये कहता हूँ कि ऑन रोड चालान ना काट कर ई चालान सभी लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से भिजवाए जाए। उससे मेरा ये मानना है कि सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और जो बीच का जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ बंद होगी और यातायात व्यवस्था को सरकार ढंग से सुधार पाएगी। तो इसके लिए एक बहुत ही विशेष नियम बनाने की आवश्यकता है। ये यातायात सप्ताह और ये सप्ताह एक आम जनता को यातायात के नियमों से जानकारी देने के लिए एक कैंपेन चलाना चाहिए और वो कैंपेन इस तरीके से होना चाहिए कि वो अखबारों के अंदर सिस्टम आए, किस तरीके से हमको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीवी पर भी आए? बिल्कुल, टीवी पर भी आना चाहिए। समाचार प्लस तो कानून व्यवस्था, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ सड़क के ऊपर कि लोगों को पता ही नहीं कि गाड़ी चलानी आती है, लेकिन कैसे चलानी चाहिए ये लोगों को नहीं पता। तो उसके लिए एजुकेशन करें और ई चालान काटे जाएं, जिससे कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी। तो ये आपकी भावना बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार के इस तरह के जितने भी नियम कानून प्रावधान हैं, इनमें जन सहभागिता और जन जागरूकता के बिना ये सफल नहीं हो सकते और इसमें जो जनता है उनको ही सहयोग करना पड़ेगा और उनको जागरूकता दिखानी पड़ेगी और साथ ही जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन हम सबको करना पड़ेगा। इसके लिए ई चालान या दंड प्रणाली एक व्यवस्था सरकार की ओर से हो सकती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं तो हम सबको भी। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है, जैसा अभी आपने बोला कि हमारे यहाँ जो लाइसेंस की जो पद्धति है वो लाइसेंस बड़े आराम से दे दिया जाता है किसी भी चालक को, उसका प्रॉपर उसका टेस्ट नहीं लिया जाता या उसका नियम कायदे कानून उसको नहीं समझाए जाते हैं। जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन जन जागरूकता के साथ साथ उनको यातायात नियमों के लिए शिक्षित करना भी ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा पहलू है और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एजेंट कई बार आपके ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा देते हैं। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मेरा सुझाव है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को कि एक तो इलेक्ट्रिकल स्विच इंडस्ट्री के लिए, इस पर जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल स्विच इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो अपने राजस्थान के ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल स्विच इंडस्ट्री के अंदर 80% व्यापारी आज बम्बई में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं, लेकिन किसी की यहाँ पे हिम्मत नहीं होती आने की। उसका कारण गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, जितना कि MP या अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो एक तो इस पर स्पेशल जोन को इलेक्ट्रिकल के लिए राजस्थान सरकार उनके लिए विचार करे, सस्ती दरों पे उनके लिए उद्योगों के लिए ज़मीन अलॉट करे, जिससे कि वो लोग यहाँ पे हिम्मत करें। सबकी आने की इच्छा, राजस्थान का आदमी राजस्थान में यदि आके अपना बिजनेस नहीं कर रहा तो बहुत दुख की बात है। गवर्नमेंट को इस पर पूरी तरीके से विचार करना चाहिए, जिससे कि वो लोग यहाँ पे भी अपने एक इंडस्ट्री डाले। क्योंकि हिमाचल में जब GST का इनपुट नहीं मिल रहा था उन लोगों को, तो सब लोग बॉम्बे के हिमाचल में शिफ्ट हो गए थे। इस टाइप की कोई स्कीम लेकर है गवर्नमेंट, GST के अंदर या टैक्स के अंदर रिबेट दे, जिससे कि वो लोग हिम्मत करें आकर के कि हम लोग यहाँ पर अपना इंडस्ट्री डालें और राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिले और राजस्थान गवर्नमेंट की उससे आमदनी बढ़े। ये मेरा सुझाव है सर। एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, इसके बाद में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, लेकिन MOU होते हैं, लेकिन जो MOU हैं वो धरातल पर नहीं आते, निवेश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बिजली महंगी है, ज़मीन महंगी है, पानी उपलब्ध नहीं है और ऊपर से सरकार की इस तरह की नीतियाँ हैं जिनको देखकर इसके बाद में MOU करने के बाद भी निवेशक नहीं आते। तो सरकार को इस तरह से यहाँ पर नियम और प्रावधान बनाने चाहिए और निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए, ताकि यहाँ पर औद्योगिक निवेश हो और औद्योगिक निवेश होगा तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ने के साथ साथ यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार
कि जो सरकार की जिम्मेदारी है युवाओं को रोजगार देने की, वो सरकार के ऊपर इसका भार भी कम होगा। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे तो कुछ खास नहीं, मैं क्या मुख्यमंत्री जी के सांगानेर क्षेत्र का एक निवासी हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के वक्त ये कहा था कि जो रिको कांटे से लेकर और सांगानेर तक जो BRTS है, इस समस्या का समाधान वो करेंगे या इसको हटाएंगे। आज इस BRTS के कारण कम से कम न्यू सांगानेर रोड पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही है। अब किसी अनावश्यक चीज़ के कारण यदि व्यापारियों को इतनी दिक्कत होगी तो व्यापारी आगे ग्रोथ कैसे करेगा, और वो भी मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र से। और जब मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट भी किया था कि इसके कारण तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन आज जो जितनी भी न्यू सांगानेर रोड पे तोड़फोड़ हो रही है, उसका मेन मकसद ही यही है कि ये बीच में BRTS आ रहा है। तो इस समस्या का तो कम से कम मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के होने के कारण समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए था, जो अभी तक मीटिंग में चल रहा है। और आज उसका नतीजा ये है कि इस रोड पे कम से कम पूरा का पूरा रोड साफ हो जाएगा। तो कल व्यापारियों का विरोध भी है, इसमें अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप संरक्षक हैं, बुजुर्ग हैं और इसके मार्गदर्शक हैं जेडा के। आप बताइए, क्या सरकार को अभी आप मार्गदर्शन कीजिए ताकि राजस्थान का विकास हो? सरकार को स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसका GST में कहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पेट्रोल है, डीजल है, अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रिकल से गुड्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा GST की अहमियतें हैं। इनको सही ढंग से तरीके से किया जाए। 6% कर दे, 9% कर दे, अब 18% GST इज़ वेरी बिग टैक्स है। तो गवर्नमेंट को कम से कम राजस्थान के अपने हिस्से को किसी तरह गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस GST का कोई कंप्रोमाइज़ करके कुछ कम करना चाहिए। ये सब आम जनता के लिए राहत का काम है और इससे गारंटी है राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी और आम पब्लिक को राहत भी मिलेगी। एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए। बीजेपी का यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये उसका एजेंडा था, मुद्दा था, लेकिन अब ये केंद्र और राज्य में दोनों जगह ये डबल इंजन की सरकार है। इस एजेंडे को कब ये कार्य योजना में शामिल करेंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। शायद ये बजट में कुछ ऐसा कोई घोषणा हो जाए। और भी यहाँ पर मेरे साथी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या होना चाहिए बजट में? बजट मेरे हिसाब से ये सब तो बिजनेस के हिसाब से तो सही है। एक नागरिक होने के खातिर मैं चाहता हूँ सरकार एक बजट लाए एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन है, वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है पानी। वाटर क्राइसिस बिग प्रॉब्लम। तो वाटर क्राइसिस के लिए सरकार को जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरकार सब्सिडी दे रही है सोलर के अंदर, EV व्हीकल्स के अंदर, तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग भी मैंडेटरी करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करने के साथ साथ वो क्यों करेंगे लोग, उसके लिए एक बजट दे, उसके अंदर सब्सिडी इस तरह की कुछ स्कीम लाए, कमेटी बनाए। तो एनवायरनमेंट लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए और एक बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट है एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट नहीं तो फिर बाकी सब तो सेकेंडरी है, सबसे पहले एनवायरनमेंट है। तो ये जयपुर इलेक्ट्रिकल्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने न केवल अपने ट्रेड और अपने बिजनेस की बात की है, साथ ही उन्होंने राजस्थान और राजधानी जयपुर के विकास की भी बात की है और उम्मीद की है कि इस बार बजट में बहुत सारी इस तरह की इनकी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। इस बजट परिचर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।